अस्सलामुअलैकुम। आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं? अभी सबको आ जाने देते हैं, फिर 3 बजे से स्टार्ट करेंगे। आप लोग अपने फ्रेंड्स को बुला लें। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अरवा, अरवा जो है वो रूह की जमा है। ठीक है, रूह की जमा, और रूह जो है वो ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, तो जो इसके लुग़वी मायने आते हैं ना रूह के, तो वो री का मुतरादिफ भी कहा जाता है। इसको री का मुतरादिफ कहा जाता है, और इसको नफ्स भी कहा जाता है, या फिर इसको हम लुग़वी मायने में डिक्शनरी मीनिंग बता रही हूँ। तो और डिक्शनरी मीनिंग में ये भी कह सकते हैं कि वो चीज़ जिस पर ज़िंदगी का दारो मदार होता है, रूह पर। ठीक है, तो रूह के मीनिंग आपको समझ में आ गए, लुग़वी मीनिंग। अब जो इस्तिलाही मीनिंग होते हैं वो क्या होते हैं? तो इस्तिलाही मीनिंग यानी कि तिब्बी मीनिंग। मेडिसिन में रूह को क्या कहा जाता है? तो मेडिसिन में रूह को कहते हैं जिस्म लतीफ़। ठीक है, जो कि जिस्म लतीफ़ से बना हुआ हो, यानी कि लतीफ़ अखलात से बना हुआ हो। और जिस तरह जैसे कि कसीफ़ अखलात से आज़ा पैदा होते हैं। आप लोगों ने आज़ा पढ़े होंगे, ऑर्गन्स, तो वो कसीफ़ अखलात से पैदा होते हैं, और जो अरवा होती है वो लतीफ़ अखलात से पैदा होती है। ठीक है, और लतीफ़ अखलात, ठीक है, तो मैं स्टार्ट करती हूँ। तारीफ़ रूह। अलामा करशी लिखते हैं कि तिब में रूह से हमारी मुराद वो नहीं है जिससे मुताल्लिक़ इरशाद बारी ताला है, यानी कि जिस हमारी जो मुराद है तिब के अंदर उससे नहीं है जो अल्लाह ताला ने फरमाया है, कुल रूह मिन अमरी रब्बी, यानी कि तो आप कह दीजिए कि रूह हमारी तरफ से भेजी गई। तो वो नहीं है, जबकि ये जो रूह है वो अलग है। यूनानी तिब में जो रूह जो है वो अलग चीज़ है। ठीक है, बल्कि इससे हमारी मुराद लतीफ़ व बुखारी जिस्म है। लतीफ़ के मीनिंग होते हैं हल्का, लाइट, और बुखारी वेपर्स, तो इतना ज़्यादा लाइट कि वेपर की तरह हो। तो लतीफ़ और बुखारी जिस्म है, जो जिस्म के लतीफ़ अखलात, जो जिस्म के अंदर लतीफ़ अखलात होते हैं। और लतीफ़ अखलात की डेफिनेशन अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो ये वो हैं, मैं दिखा देती हूँ ताकि आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें इसका। ठीक है, तो लतीफ़ अखलात से क्या मुराद है? वो हैं जिनके जलने से बदन में तवानाई, एनर्जी पैदा होती है। ये वो अखलात होते हैं, लतीफ़ अखलात, अखलात लतीफ़ा भी कह सकते हैं इनको, जिनके जलने से क्या होता है? एनर्जी पैदा होती है, जिससे क़वाए बदनिया, यानी कि बदन की जो पावर्स होती हैं बॉडी की, उनमें क्या होती है? कुमक हासिल होती है।
बॉडी की पावर्स में कुमक हासिल होती है, मतलब उनको मदद मिलती है अपने फंक्शन अंजाम देने में, जिससे अलग अलग अफ़ाल तबिया यानी कि नॉर्मल अफ़ाल, ये तबी वाला है, ठीक है। तो इससे नॉर्मल अफ़ाल जो होते हैं वो अंजाम पाते हैं। तो ये क्वेश्चंस वाइवा में पूछा जाएगा, हो सकता है मैम पूछ लें जब आप बताएंगे डेफिनेशन में कि लतीफ़ बुखारी जिस्म होता है तो अखलात लतीफ़ा से रूह बनती है, तो मैम ये पूछ सकती हैं आप लोगों से कि अखलात लतीफ़ा से आप क्या समझते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर इसे सही से पढ़िएगा, और मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। फिर अखलात लतीफ़ा समझ में आ गया। लतीफ़ अखलात से पैदा होते हैं जिस तरह कसीफ़ अखलात से आज़ा पैदा होते हैं, और कसीफ़ अखलात से आज़ा पैदा होते हैं, और कसीफ़ अखलात क्या करते हैं, बदल माए तहल्लुल करके आज़ा का जुज़ बन जाते हैं, ठीक है। ये लतीफ़ अज्जा चूँकि हवाई शक्ल के होते हैं, गैशियस फॉर्म में होते हैं, इसलिए अरवा कहलाते हैं। लेकिन जालिनूस के नज़रिए के मुताबिक रूह की पैदाइश हवाए मुस्तंशक से मुराद है एटमॉस्फेरिक एयर, जो हमारे सराउंडिंग जो एयर मौजूद है उसको जालिनूस ने हवाए मुस्तंशक कहा। तो जालिनूस ये मानते हैं कि जो रूह है वो रूह की जो पैदाइश होती है वो एटमॉस्फेरिक एयर से ही आती है, हवाए मुस्तंशक से होती है, ठीक है। और ये बुक का नाम दिया हुआ है और पेज नंबर सफ़ा इतना दिया है कि ये वाली बात कहाँ से ली गई है। अब आ जाते हैं यहाँ पर मुनाफे रूह हस्बे दिल हैं। मुनाफे से आप बताएं, मुनाफे का मतलब होता है फ़ायदा। तो रूह के फ़ायदे क्या हैं? पहला, रूह आज़ा में हरकत पैदा करती है, ठीक है। हरकत से आप समझते हैं ना, हरकत का मीनिंग होता है मूवमेंट, मुतहर्रिक, ठीक है। मूवमेंट पैदा करती है, और आज़ा होते हैं ऑर्गन्स। तो रूह क्या करती है, आज़ा के अंदर हरकत पैदा करती है, ठीक है। बदन की असली हरारत गरीजिया रूह की वजह से कायम। दूसरा फ़ायदा इसका ये है रूह का कि जो बदन की हरारत गरीजिया होती है यानी कि इन्नेट हीट जो नेचुरल हीट होती है बॉडी की, जैसे यानी कि जिस्म की तभी गर्मी जो होती है जिसकी वजह से ज़िंदगी कायम है, ठीक है। तो इसकी रूह की वजह से हरारत गरीजिया भी कायम रहती है। और तीसरा फ़ायदा यह है कि रूह से आज़ा में ज़िंदगी व हयात। अब यहाँ पर जब हरारत गरीजिया कायम रहेगी, और हरारत गरीजिया का काम यह है कि वो हयात बख्शेगी, ठीक है। और जब हयात बख्शेगी यानी कि ज़िंदगी को कायम रखेगी, तो ये थर्ड जो फ़ायदा है इसका आप आसानी से याद कर पाएंगे। रूह से आज़ा में ज़िंदगी व हयात कायम रहती है, और तमाम आज़ा में कुव्वतें कायम रहती हैं, कुव्वतें पावर्स कायम रहती हैं इसकी वजह से। और अगर रूह का सिलसिला, ये जो रूह का सिलसिला है, पूरा प्रोसीजर है रूह का, अगर आज़ा से मुनक़ते यानी कि कट ऑफ कर दिया जाए, ठीक है। शॉर्ट मतलब इजी वर्ड में बता रही हूँ मैं आपको। अगर रूह का सिलसिला बॉडी से या आज़ा से, किसी भी आज़ा से, किसी भी ऑर्गन से ख़त्म कर दिया जाए तो क्या होगा, आज़ा ठंडे पड़ जाएंगे, वो फंक्शन नहीं करेंगे, उनको मतलब हीट नहीं मिलेगी आज़ा को, जिसकी वजह से बेहिस हो जाएंगे, मतलब जिसके अंदर कोई इनसेंसिटिव हो जाएंगे आज़ा, ठीक है, बेहिस हो जाएंगे और इमूवेबल हो जाएंगे, मतलब इसके अंदर कोई हिस्सो हरकत नहीं रहेगी। और हिस्सो हरकत, और आखिर में क्या होगा, जब कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है और रूह का सिलसिला उससे ख़त्म हो गया है, आज़ा ठंडे पड़ गए हैं, तो आखिर में आज़ा मुर्दा हो जाएंगे। तो इसीलिए रूह जो है वो, रूह के हमने 3 मुनाफे पढ़ लिए। एक, हरकत पैदा करेगी आज़ा के अंदर। दूसरा, असली हरारत गरीजिया को कायम रखती है। और तीसरा यह है कि ज़िंदगी और हयात को कायम रखती है, ठीक है। फिर आ जाते हैं माहियत रूह। माहियत से आप ये समझ सकते हैं हकीकत, रूह की हकीकत क्या है, ठीक है, उसकी खसूसियत क्या है, मतलब उसका जौहर क्या है, कैसे रूह का उसका नेचर और स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है। मैंने आपको ये सारे वर्ड बता दिए माहियत के। तो माहियत से आपको समझ में आ गया होगा क्या है। तो माहियत रूह, अब रूह एक लतीफ़ बुखारी जिस्म है, ये हम बार बार पढ़ रहे हैं, अब तक आपको याद हो जाना चाहिए। रूह एक लतीफ़ बुखारी जिस्म है, जिसमें लतीफ़ से मुराद ऐसा जिस्म जो अपनी लताफत यानी कि अपनी लाइटनेस की वजह से नज़र ना आ सके, और इसी वजह से इसको बुखार कहा गया है। ये आज़ा जो अपनी ठीक है, ये आज़ा जो
ये आज़ा और अखलात के मुकाबले में यकीनन लतीफ़ होती है, यानी कि बहुत ज़्यादा लाइट होती है। जो ऑर्गन होते हैं और अखलात यानी कि जो ह्यूमर्स होते हैं, उन दोनों से ही ये लतीफ़ होती है, लाइट होती है। अतिब्बाए कदीम कायल हैं, अतिब्बाए कदीम मानते हैं कि आज़ा और रतूबात के अंदर ऐसे लतीफ़ और बुखारी अज्जा पाए जाते हैं जो ज़िंदगी के लिए अहम खिदमात अंजाम देते हैं। ठीक है, लतीफ़ और बुखारी अज्जा इतने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं रूह के अंदर कि वो ज़िंदगी के लिए अहम खिदमात यानी कि उसे खिदमत दे रहे हैं। और ये अफ़ाल अगर अंजाम ना पाए और अगर रूह का ये वाला जो हमारी ये जो अफ़ाल्स हैं जो रूह कर रही है, अगर वो नहीं हो तो क्या होगा, आज़ा जो है वो मुर्दा हो जाएंगे। ठीक है, मुर्दा हो जाते हैं। फिर बता रहे हैं कि रूह अगरचे बुखारी और हवाई जिस्म है। अब ये बता रहे हैं ना कि बुखारी जिस्म है, वेपराइज है, बहुत लाइट है, हवाई जिस्म है, गैशियस फॉर्म में है रूह। तो अगरचे ये हवाई और बुखारी जिस्म है, मगर खून और रतूबातें बदन में इस तरह घुली मिली होती है। अब रूह जो होती है, ऐसा तो नहीं है कि जिस्म के अंदर, बॉडी के अंदर एक अलग सी ख़ास जगह पर रहेगी वो, है ना। तो वो जिस्म के और दिखाई भी नहीं देती है गैशियस पार्टिकल, तो है ना। तो क्या होगा कि वो किसके कहाँ रहती है ये बता रहे हैं। तो वो मगर खून और रतूबात में इस तरह घुली मिली होती है जिस तरह के बैरूनी पानी में हवा मखलूत होती है। मखलूत का मीनिंग होता है मिली हुई। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आ गया। ठीक है, अब यहाँ तक तो समझ में आ गया, मखलूत मिली हुई होती है। अब ये है मादाए रूह, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, आप सही से ध्यान से सुनिएगा। तो मादाए रूह पूछा जाता है कि बताइए मादाए रूह क्या है। तो वैसे तो शॉर्ट में ही दे देते हैं अगर वाइवा में पूछा जाएगा तो। अब आ जाते हैं आगे, मादाए रूह। शेख लिखते हैं, शेखुर रईस बुअली सीना, ठीक है, ये लिखते हैं ये हवा जो जाहिर में पाई जाती है, यानी कि जो हमारे सराउंडिंग में पाई जा रही है हवा, हमारे बदन और अरवा के लिए एक उंसुर, एक एलिमेंट का काम कर रही है। जो हमारी सराउंडिंग एयर है, एटमॉस्फेरिक एयर, वो क्या कर रही है, एक उंसुर एलिमेंट का काम कर रही है। और इसके अलावा एक कोमक देती है, यानी कि एक मदद देती है। ठीक है, एक एनर्जी देती है, न्यू तरह की एनर्जी देती है, पावर एक तरह से कह सकते हैं हम, मदद। वैसे इसका सही मीनिंग जो है कुमक का, वो मदद है। तो इसके अलावा एक कुमक भी देती है जो मुसलसल हमारी रूहों तक पहुंचती है और रूह की इस्लाह व फलाह का सबब बनती है। ठीक है, तो ये बता रहे हैं कि शेख ने कहा कि जो हमारे सराउंडिंग में जो एयर थी उसका, वो एक हमारे जिस्म के लिए और हमारी रूह के लिए एक एलिमेंट है जो हमारा क्या मदद करती है, इस्लाह व फलाह का सबब बनती है। ये ज़ाहिरी हवा तनफ्फुस के ज़रिए फेफड़ों तक पहुंचती है, यानी कि तनफ्फुस याद रखिएगा, रेस्पिरेशन है। ठीक है, रेस्पिरेशन तनफ्फुस होता है, तो तनफ्फुस के ज़रिए फेफड़ों तक पहुंचती है। जब हम रेस्पिरेशन करेंगे तो वो लंग्स तक पहुंचती है और अपने मखसूस जौहर नसीम यानी कि ऑक्सीजन, जो एटमॉस्फेरिक एयर का जो मखसूस ख़ास जौहर होता है, वो क्या होता है, ऑक्सीजन होता है। तो मखसूस अपने जौहर नसीम के ज़रिए रूह को कुमक पहुँचाती है। ठीक है, रूह को मदद पहुँचाती है। ये रूह हवा जो होती है वो रूह बन जाती है। हम ये नहीं कहेंगे कि जो बाहर वाली एटमॉस्फेरिक एयर है वो ही जाकर अंदर रूह बन रही है। हम ये कहेंगे कि जो ऑक्सीजन है, मेनली जौहर नसीम जो है एटमॉस्फेरिक एयर का, वो रूह बनती है। ठीक है, वो हमारी मदद करती है, रूह की मदद करती है, ना कि वो पूरी तरह से रूह है बाहर के ऑक्सीजन। ठीक है, सिर्फ एक जुज़ है, जैसे बास हुक्मा मानते थे। अब इन अक़वाल यानी कि इन कौल यानी कि जो हमने बातें पढ़ी से ज़ाहिर होता है कि शेख के नज़दीक जिस तरह रूह के बनाने में अखलात का लतीफ़ हिस्सा शामिल है, इसी तरह बैरूनी हवा भी शरीक होगी। ठीक है, तो हमने यहाँ पर पीछे देखा था ना कि अखलाती लतीफ़ा से मिलकर बनती है रूह। तो अब एक और जुज़ आ गया रूह का, वो दूसरा जुज़ है वो बैरूनी हवा। और बैरूनी हवा में मेनली कौन है, ऑक्सीजन।
नसीम, ठीक है, जौहर नसीम। तो मादा यहाँ आ गया। तो अब मादा रूह दो चीज़ों पर मुश्तमिल यानी कि डिपेंडेंट है। जो हमारा मटेरियल है रूह का, वो दो चीज़ें हैं मेनली। कौन कौन सी हैं? अखलात लतीफ़ा मैंने आपको बता दिया है, और बैरूनी हवा यानी कि एटमॉस्फेरिक एयर, और मेनली आप ऑक्सीजन जौहर नसीम का नाम ले सकते हैं, ठीक है। तो ये भी वाइवा में क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब चुनाचा मसीही ने लिखा है, अब अबू सहल मसीह का कॉल बता रहे हैं यहाँ पर। अबू सहल मसीह ने क्या लिखा? तो उन्होंने लिखा है कि रूह का मादा इस हवा से हासिल होता है जो सांस के ज़रिए फेफड़ों के अंदर खींचती है। तो इन्होंने भी यही लिखा कि रूह का जो मादा है, रूह का जो मटेरियल है, वो किससे हासिल हुआ है? जो हम सांस के ज़रिए, ठीक है, ब्रीथिंग के ज़रिए फेफड़ों तक अपने अंदर रूह मतलब वो ले जाते हैं एटमॉस्फेरिक एयर, और फेफड़े जो है उसको खींचते हैं। तो उसी चीज़ से रूह बनी है। ये हवा रूह नहीं बल्कि ऐसा सामान है जिससे रूह हासिल की जाती है, ठीक है। तो ये हवा जो है, जो एटमॉस्फेरिक एयर है, वो रूह नहीं है बल्कि ऐसा सामान है जिससे रूह हासिल की जाती है। अब अल्लामा गिलानी ने क्या कहा? तो अल्लामा गिलानी का कॉल देखते हैं। अल्लामा गिलानी ने कहा कि तौलीद रूह यानी कि रूह का प्रोडक्शन की इब्तिदा यानी कि बिगनिंग, शुरुआत। तो तौलीद रूह की बिगनिंग फेफड़ों से होती है। तनफ्फुस रेस्पिरेशन के ज़रिए नसीम ऑक्सीजन, जो मैं बता रही हूँ ऑक्सीजन, और ये इन्होंने कहा है कि मखसूस जुज़ जो है हवा का, वो नसीम ही है, ऑक्सीजन है। तो सांस लेते वक्त फेफड़ों में दाखिल हो जाता है, ठीक है, और वहाँ से कल्ब में पहुँचकर मनबे हरारत बन जाती है। यानी कि जब वो रूह जो होगी, ऑक्सीजन जो होगी, वो हमारे कल्ब में पहुँचेगी, और कल्ब में पहुँचने के बाद वहाँ पर क्या करेगी? एक प्रोसीजर स्टार्ट करेगी, मनबे हरारत यानी कि हीट प्रोडक्शन स्टार्ट करेगी, ठीक है। हीट प्रोडक्शन स्टार्ट होगा हार्ट के अंदर, और यहाँ पर ये बात अल्लामा गिलानी की ख़त्म हो गई। अब जालिनूस का ख्याल था कि किसी न किसी दिन ये हवा का जुज़ रूहानी हवा से जुदा कर लिया जाएगा। तो जालिनूस का ये ख्याल, उन्होंने ये ख्याल किया था कि किसी न किसी दिन, एक ना एक दिन ऐसा आएगा कि जुज़ो रूहानी जो है वो हवा से जुदा कर लिया जाएगा। यानी कि जो एटमॉस्फेरिक एयर के अंदर जो जुज़े रूहानी है, जो पार्टिकल है, जो नसीम की बात चल रही है, उसको एक ना एक दिन हवा से अलग कर लिया जाएगा। चुनाचा जालिनूस का ये जो गुमान था वो सही साबित हो गया, ठीक है। और 17वीं सदी में फ्रांसीसी कीमियादा यानी कि जो फ्रेंच केमिस्ट थे, उन्होंने क्या किया? जुज़ो रूहानी को हवा से जुदा करके उसका नाम ऑक्सीजन रख दिया। तो ये जो जालिनूस का ख्याल था वो सच साबित हुआ बाद में, ठीक है। मैं पानी पी लेती हूँ। अब आ जाते हैं, ये इतना समझ में आ गया होगा आपके। अब सवाल ये है कि रूह का इतलाक कब किया जाता है, यानी कि रूह का इस्तेमाल, और रूह का जो इस्तेमाल है वो कब किया जाता है, ठीक है। तो जवाब ये है इसका कि हवा का मखसूस जुज़ नसीम जब फेफड़ों की राह से मुंजज़ब होकर, एब्जॉर्ब होकर जब खून में शामिल हो जाता है, यानी जुज़े बदन बन जाता है। जब हमारा जो हवा का जो मखसूस जो ऑक्सीजन था वो फेफड़ों के अंदर पहुंचा और वो एब्जॉर्ब हुआ, खून के अंदर शामिल हो गया। फिर वो जब खून के अंदर शामिल हो गया तो हम उसको जुज़े बदन कह सकते हैं, एक बदन का पार्ट कह सकते हैं, बॉडी का पार्ट। तो इस वक्त ये रूह कहलाता है, ठीक है। उस वक्त हम उसको रूह कहेंगे जब ये जुज़े बदन बन जाएगा। तो ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि हम रूह का इतलाक कब करेंगे, कब कहेंगे, मतलब रूह को जो है नसीम को, जुज़े नसीम को रूह कब कहा जाएगा। तो हम बताएंगे कि फेफड़ों की राह से जब जज्ब हो जाएगा, खून में जब शामिल हो जाएगा, शामिल होने के बाद जुज़े बदन जब बन जाएगा, तो इस वक्त इसको रूह कहलाता है ये, ठीक है। ठीक है, अब आ जाते हैं जुज़े बदन। मेरी आवाज़ सही से आ रही है आप लोगों को?
जुज़े बदन होने से कब्ल, कब्ल यानी कि पहले, जुज़े बदन बनने से पहले नसीम को रूह नहीं कहा जाता। तो यही बात दोबारा समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जब तक ये जुज़े बदन बॉडी उसके अंदर ब्लड के अंदर शामिल नहीं होगी तो उसको रूह नहीं कहेंगे ऑक्सीजन को, ठीक है। इसलिए कि अरवा उमूर तबिया में शामिल होते हैं। जो अरवा है वो उमूर तबिया के 7 उमूर में ही तो शामिल होता है। तो अरवा उमूर तबिया में शामिल हो हैं और उमूर तबिया अज्जाए बदन यानी कि उमूर तबिया जो है सारे उमूर तबिया वो जुज़े बदन है, बॉडी के ही पार्ट हैं सारे हैं, ना कि वो अज्जा जो बदन से खारिज होते हैं। लिहाजा हवा जब तक जिस्म से बाहर है वो जिस्म के लिए एक जिस्म गरीब यानी कि एक एक्सटर्नल पार्टिकल ही रहेगी, जिसमें है ना हैसियत रखती है। और जब वो जिस्म में दाखिल होकर जुज़े बदन बन जाती है तो उसको वो रूह कहलाती है। ठीक है। अब खून, एक क्वेश्चन ये आता है कि खून हामिल रूह है, ये तो जवाब दे दिया। क्वेश्चन जो होगा वो ये होगा कि रूह की सवारी कौन है, ठीक है, यानी कि रूह को जो है वो किससे ट्रांसपोर्ट होगी रूह। तो रूह की सवारी जो है वो खून होती है, तो इसीलिए कहा इन्होंने कि खून हामिल रूह है। अब इसका डिस्क्रिप्शन है, बैरूनी हवा फेफड़ों में पहुंचती है तो हवा के मखसूस अज्जा यानी नसीम मुंजज़्ब होकर खून में पहुंच जाते हैं, ठीक है। जब हवा जो है बैरूनी हवा फेफड़ों तक पहुंचेगी और वो खून में शामिल हो जाएगी और अब ये खून जहां तक पहुंचेगा ये नसीम वहां पहुंचती है, ठीक है। ऑक्सीजन वहां जाएगी, जाहिर सी बात है। ये तो बदन के सारे रतूबात में हलशुदा सूरत में पाई जाती है। और फिर जब ये जुज़े बदन बन चुकी है, हमने यहाँ देखा कि जुज़े बदन बन चुकी थी, तो अब ये हमारे बॉडी के पार्ट्स का भी जुज़ बन जाएगी, रतूबात में हल हो जाएगी, ठीक है, डिज़ोल्व हो जाएगी एक तरह से में पाई जाती है। मगर अखलाते अरबा में से जो जौहर सुर्ख होता है, ठीक है, जो जौहर सुर्ख होता है यानी कि जो रेड वाला पार्ट है अखलाते अरबा का जुज़े अहमर, ठीक है, और जिसको हमरतुद्दम यहाँ पे शायद नहीं हीमोग्लोबिन की बात चल रही है, तो सबसे ज़्यादा यही कह रहे हैं कि हमरतुद्दम के अंदर ही ऑक्सीजन रहती है, ठीक है, वही तो उसको ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन का पार्टिकल है। इसमें अज्जाए नसीम जज्ब करने की खसूसियत बहुत ज़्यादा होती है और यही जो बता रहे हैं कि हीमोग्लोबिन के अंदर अज्जाए नसीम यानी कि ऑक्सीजन को जज्ब करने की खसूसियत ज़्यादा होती है। इसीलिए बजा तौर पर ये कहा जा सकता है कि खून या खिलते दम हामिल रूह होती है, ठीक है। तो इस तौर पर इन्होंने बताया इसका डिस्क्रिप्शन के खून जो है किस तरह से सवारी है। तो किस तरह से सवारी है कि ये खून के अंदर का जो मेन पार्टिकल जो हमारा आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन होते हैं वो उसको वहाँ से फेफड़ों से जज्ब करके मतलब उसको हीमोग्लोबिन जो है वो उसको ट्रांसपोर्ट कराता है, ठीक है। जब तबीयत मुदब्बिराए बदन यानी कि अब जो तबीयत मुदब्बिराए बदन जो हमारी कंट्रोलिंग पावर है वो क्या करेगी, रूह को जिस्म के जुज़े माऊफ की तरफ यानी कि जो जिस्म का जुज़े माऊफ है, जो कमज़ोर आज़ा हैं, जो कमज़ोर पार्ट हैं जिस्म के, उन तक उसकी तरफ रवाना करना चाहती है, तो खून को रवाना कर देती है। इसलिए कि खून के बग़ैर तन्हा रूह वहाँ नहीं पहुँच सकती। तो इस वाली लाइन का मतलब यही था कि अगर कोई भी बॉडी के अंदर एक जैसे ये बॉडी है तो अब ब्लड तो हर जगह पाया जाता है। अब तबीयत मुदब्बिराए बदन जो हमारी बॉडी को पूरा कंट्रोल कर रही है, उसका ख्याल रख रही है सही से, अब इसको पता चल जाएगा कि इस वाले पार्ट में ये जो है ये वाला पार्ट थोड़ा माऊफ हो गया है, कमज़ोर हो गया है, तो यहाँ पर क्या करेगी, तबीयत मुदब्बिराए बदन एक्टिव होगी और वो क्या करेगी, रूह को यानी कि रूह को यहाँ पे पहुँचाने की कोशिश करेगी। ये जो कमज़ोर हो रहा है वो ऑक्सीजन की कमी से कमज़ोर हो रहा होगा, मेन कॉज तो यही होता है।
तो यहाँ पर ऑक्सीजन की कमी से ये कमज़ोर हो रहा होगा, इसकी वजह से रूह तो अपने खुद चल कर नहीं जा सकती, तो उसकी सवारी कौन है? खून है। तो तबीयत क्या करेगी? खून को उस जगह पर पहुँचाएगी। ठीक है, अब आ जाते हैं मराकिज़ मसालिक। ये लास्ट टॉपिक है। मराकिज़ मसालिक यानी कि मरकज़ क्या है? रूह का मरकज़ यानी कि रूह कहाँ रहती है? रूह यूँ तो आज़ा के हर हिस्से में कमोबेश मौजूद होती है। ठीक है, हमें पता है कि रूह आज़ा जितने भी हमारे ऑर्गन्स हैं बॉडी के, वहाँ कम और ज़्यादा मिकदार में मौजूद होगी, इसलिए कि बग़ैर रूह के किसी उज़्व का कोई हिस्सा ज़िंदा नहीं रह सकता। जहाँ पर ऑक्सीजन नहीं पहुँचेगी वहाँ पर वो जो आज़ा होगा वो ज़िंदा नहीं रह पाएगा। तो यानी कि कहीं ना कहीं ऑक्सीजन हर बॉडी के पार्ट में मौजूद होगी, और जहाँ मौजूद नहीं होगी वो पार्ट जो है वो माऊ कमज़ोर हो जाएगा और डेड भी हो सकता है। मगर इसमें कोई शक नहीं कि रूह की मिक़दार यानी कि रूह की जो क्वांटिटी है मुख्तलिफ़ मुकामात पर मुख्तलिफ होती है। ठीक है, तो रूह की जो मिक़दार है वो अलग अलग जगह पर अलग अलग मिक़दार होती है। ठीक है, अब यहाँ से मसालिक शुरू हुआ है। मराकिज़ की बात तो बता दी यहाँ पर, अब ये मसालिक बताएंगे। ठीक है, तो मसालिक यहाँ से पढ़ते हैं। पहले मैं आपको कुछ टर्म बता देती हूँ क्योंकि इसमें, ठीक है, तो कुछ टर्म है जैसे कि मसालिक वही है कि रूह जो है वो किस किस रास्ते से गुजर रही है। ठीक है, मसालिक का मीनिंग है कि वो रूह किस किस रास्ते से गुजरेगी, यानी कि रूह जो होगी वो हमारे फेफड़ों के ज़रिए अंदर आएगी। ठीक है, यहाँ से आने के बाद क्या होगा कि वो लंग्स के थ्रू एब्जॉर्ब होगी, एब्जॉर्ब होकर पल्मोनरी वीन के थ्रू वो हार्ट में जाएगी। कहाँ जाएगी? लेफ़्ट एट्रियम में जाएगी। लेफ़्ट एट्रियम, यहाँ पल्मोनरी वीन, आप इसमें कहते हैं पल्मोनरी वीन को यूनानी टर्मिनोलॉजी में शराइन वरीडिया। ठीक है, शराइन वरीडिया कहते हैं। तो यहाँ से रूह आई और हमारे लेफ़्ट एट्रियम में आ गई। लेफ़्ट एट्रियम क्या है? बायां उज़्न। अभी याद करने की कोशिश कीजिए इन टर्म्स को। बायां उज़्न, ठीक है, बाएं उज़्न में आई। बाएं उज़्न में से जो मतलब ब्लड होता है वो कहाँ आता है? बाएं उज़्न से लेफ़्ट एट्रियम से लेफ़्ट वेंट्रिकल आएगा। तो लेफ़्ट वेंट्रिकल, इसको कहते हैं बायां बत्न। ठीक है, बायां जो है वो लेफ़्ट के लिए बोला जा रहा है और एट्रियम उज़्न के लिए और बत्न वेंट्रिकल के लिए। यहाँ आया, फिर बाएं बत्न से रूह जो होगी खून के ज़रिए, अब ब्लड कहाँ जाता है आपको पता है? कहाँ जाता है? एओर्टा के थ्रू बॉडी में जाता है। ठीक है, तो यहाँ से एओर्टा ये जा रही है, तो एओर्टा के थ्रू, एओर्टा को कहते हैं ऑर्ता। ठीक है, तो ऑर्ता के थ्रू ये जाएगा हमारे बॉडी पार्ट्स में। ठीक है, ऑर्गन, सारे ऑर्गन को सप्लाई होगा। अब जो सप्लाई हो रही होगी तो ये तो नहीं है ना कि वो, आपको तो पता ही होगा एओर्टा के ब्रांचेस होती हैं। ठीक है, तो उसके थ्रू अब सबसे जो फाइनली क्या होगा कि ऑर्गन की जो सप्लाई होती है वो तो कैपिलरीज के थ्रू होती है, और कैपिलरीज को कहते हैं उरूक शारिया। ठीक है, उरूक शारिया कहते हैं। अब यहाँ पर आ जाएगी, यहाँ पर क्या होगा कि अजदाए दुखानिया बनेंगे। अजदाए दुखानिया यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, वो पूरा प्रोसीजर मैं नहीं बता रही हूँ अभी, ये शॉर्ट है सिर्फ समझाने के लिए टर्मिनोलॉजी। तो आपको पता है कि जब वो ऑर्गन को सप्लाई हो जाती है तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में ब्लड बन जाता है, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वो वीन्स में जाता है, और वीन्स को जो कहते हैं, वीन्स को औरदा कहते हैं। ठीक है, जितनी भी हमारी वो होंगी औरदा कहते हैं वीन्स को। ठीक है, तो अब अलग अलग ऑर्गन की जो वीन्स होंगी तो वो फाइनली सप्लाई जो करती हैं वो किस में करती हैं? सुपीरियर इन्फीरियर वेना कावा में करती हैं। अब सुपीरियर इन्फीरियर वेना कावा जो है उनको क्या कहते हैं? तो उनको अजूफीन कहते हैं। ठीक है, अब ये अजूफीन जो होंगे, सुपीरियर इन्फीरियर वेना कावा, ये सुपीरियर वेना कावा है और ये इन्फीरियर वेना कावा है। अब ये सुपीरियर इन्फीरियर वेना कावा कहाँ जाएगा? कहाँ पर अपना ब्लड देगा? तो हमारे ये राइट एट्रियम में। ठीक है, तो राइट एट्रियम में
उरूक शारिया उरूक दम्बिया में डिफरेंस, ठीक है, बता देंगे। अब जो है यहाँ पर आया राइट एट्रियम में ब्लड आ गया, यानी कि ये रूह चल रही है, ठीक है, रूह के मसाले के ये सारे। तो राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम को कहते हैं दायां उज़्न, दायां उज़्न। फिर उसके बाद दाएं उज़्न से दायां बतन में जाएगी, राइट वेंट्रिकल में। और फिर राइट वेंट्रिकल से कहाँ जाएगी? पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में जाएगी, और लंग्स से ये एक्सक्रीट आउट हो जाएगी हमारी जो वो होगी कार्बन डाइऑक्साइड, या अज्जाए दुखानिया कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को, जो वेस्ट मटेरियल है, ठीक है। तो पल्मोनरी आर्टरी को कहते हैं शरियान रेवी। तो ये सारी टर्म आप याद कर लीजिए, याद हो गई होंगी। ठीक है, अब आ जाते हैं, यही चीज़ यहाँ बताई है, यहाँ थोड़े टफ लैंग्वेज में थी इसलिए मैंने आपको शॉर्ट में बताया। यहाँ से था, ठीक है। मसाले, हवाए मुस्तंशक, यानी कि जो अब एटमॉस्फेरिक एयर से शुरू करेंगे हम, तो हवाए मुस्तंशक यानी वो हवा जिसमें नसीम होती है, जब फेफड़ों की खलाओं में पहुंचती है, यानी कि जो फेफड़ों के स्पेसेस होंगे वहाँ पर ये पहुँचेगी नसीम ऑक्सीजन, तो खून के मखसूस अज्जा की कशिश से हवा के मखसूस अज्जा यानी अज्जाए नसीम मुंजज़्ब होकर फेफड़ों के उरूक शारिया में दाखिल हो जाते हैं, ठीक है। तो हमारी जो एटमॉस्फेरिक एयर थी तो वो हमारे उसमें फेफड़ों में जाएगी, तो फेफड़ों में जो हमारे लंग्स होते हैं वो सिर्फ ऑक्सीजन को वो करते हैं, जज्ब करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, और फिर वो ऑक्सीजन खून का जो बन जाएगी, खून का पार्ट बन जाएगी, और फिर उसके बाद ये उरूक शारिया में दाखिल हो जाते हैं। फेफड़ों के उरूक शारिया जो होते हैं, यानी कि जो कैपिलरीज हैं, वहाँ पर दाखिल होकर इसके बाद खून जहाँ जहाँ पहुँचता है वहाँ ये ऑक्सीजन पहुँचेगी। ये रूहानी अज्जा भी वहाँ पहुँचते हैं, और ये जो रूहानी अज्जा है, यानी रूहानी अज्जा यही नसीम को कहना चाह रहे हैं, ऑक्सीजन को, तो ये वहाँ पहुँचते हैं। चुनाचा फेफड़ों के उरूक शारिया, अब जो फेफड़ों के उरूक शारिया हैं, फेफड़ों की जो कैपिलरीज हैं, उनसे शराइन वरीदिया पल्मोनरी वीन में जो बाएं उज़्न में खुलते हैं, और फिर बाएं उज़्न को तय करते हुए कल्ब के बाएं बतन में, ठीक है, राइट जो उरूक शारिया हैं पल्मोनरी वीन, वो बाएं उज़्न में खुलते हैं, लेफ्ट एट्रियम में खुलते हैं, और लेफ्ट एट्रियम कहाँ जाता है? वो बाएं बतन यानी कि लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है। फिर बाएं बतन से ऑर्टा यानी कि ऑर्टा में जाता है, इसकी शाखों के ज़रिए गुजरते हुए, इसकी ब्रांचेस के ज़रिए गुजरते हुए उरूक शारिया यानी कि वही कैपिलरीज में फैल जाते हैं, और जो आज़ा की साख्तें पाई जाती हैं, और वहाँ चूँकि अमल एहतराक होता है, वहाँ पर जो आज़ा की साख्त होंगी, आज़ा के स्ट्रक्चर में ऑक्सीजन जाएगी, वहाँ पर वो होगा, ट्रांसपोर्ट होगा, और एहतराक होगा यानी कि बर्निंग प्रोसेस होगा, ऑक्सीजन का इस्तेमाल होगा, ठीक है। ऑक्सीजन इस्तेमाल कर लेंगे हमारे जो आज़ा होंगे, लिहाजा के अज्जाए रूहानी वहाँ सर्फ हो जाएंगे, यानी कि वहाँ पर ये अज्जाए रूहानी जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के जो ऑक्सीजन है वो सर्फ हो जाएगी, इस्तेमाल हो जाएगी, और एहतराक के नतीजे में, और उसके इस्तेमाल होने के नतीजे में, ऑक्सीजन के इस्तेमाल होने के नतीजे में क्या बनेगा? अज्जाए दुखानिया पैदा होते हैं, जो बहुत जल्द उरूक शारिया में जज्ब होकर फिर वो दोबारा से उरूक शारिया में जज्ब होंगे, और जज्ब होकर वो औरदा में, ठीक है, औरदा यानी कि वीन्स में पहुंच जाते हैं, और वहां पहुंचने के बाद और ये औरदा अजूफीन में दाखिल हो जाएंगे, यानी कि जितनी भी हमारी डीऑक्सीनेटेड ब्लड होगा वो कहाँ पर ड्रेन होगा जाकर सुपीरियर इन्फीरियर वेना कावा में, सो अजूफीन में दाखिल होते हैं, और इसी तरह दाएं उज़्न और फिर दाएं बतन से गुजरते हुए बराहे वरीद शरियानी फेफड़ों
में पहुंचते हैं और जहाँ से ये फुजलात जो होते हैं, अब जो है शरियानी रेवी, ये हम यहाँ पर शरियानी, ठीक है, तो अब जो है पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू ये वहाँ पर पहुँच जाएंगे, उसके अंदर फेफड़ों में रूह या अज्जाए दुखानिया खारिज हो जाते हैं लंग्स के थ्रू। खून या रूह का ये ताल्लुक व सिलसिला जिंदगी भर ताहयात जारी रहता है। ठीक है, जी वरीडिया वीन्स ही होता है। नहीं, वरीडिया वीन्स नहीं होता, वरीडी कह रहे हैं ये, इसका पूरी टर्म यूनानी टर्मिनोलॉजी में यही है। पल्मोनरी वीन को इन्होंने शराइन वरीडी कहा है, तो आप एक साथ ही याद करें इसको। तो ये यहाँ पर ख़त्म हो गया। उसके बाद ये वाला है नुक्ता, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं इसको, फिर हम इसको ख़त्म कर देंगे। ठीक है, नुक्ता क्या है कि रूह खून के मुकाबले में बहुत ज़्यादा अहमियत रखती है। ठीक है, अब जो रूह जो होती है वो खून के मुकाबले में बहुत ज़्यादा अहमियत रखती है। इसी बिना पर शराइन के जिनमें रूह की मिकदार ज़्यादा होती है, ठीक है, तो शराइन जिनके अंदर रूह की मिकदार ज़्यादा होती है, रूह की मिकदार ज़्यादा होने से मतलब है जहाँ पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड ज़्यादा होगा, तो उसको आर्टरी जो है वो इसी वर्ड से आर्टरी से बना है, आर्टरी के नाम से मौसूम की गई। और ये नाम कायम करने वाले का जो नाम था वो था इरासेस्त्रासूस, बहुत अजीब सा नाम है ये। ठीक है, दोबारा ट्राई करते हैं। इरासेस्त्रासूस नामी हकीम, इन्होंने ये आर्टरी का नाम दिया था। ठीक है, इसके बाद जालिनूस ने शराइन को बहालत हयात चीर को वाज़े किया। अब जालिनूस ने और इस पर स्टडी करी और ठीक है, इस पर और स्टडी करी जालिनूस ने, और शराइन को बहालत हयात चीर कर, आर्टरी को चीर मतलब वो हयात यानी कि वही पोस्टमार्टम वगैरह कर इन्होंने वाज़े किया कि शराइन में सिर्फ रूह यानी हवा नहीं होती बल्कि खून भी पाया जाता है। तो इन्होंने जालिनूस ने ये डिस्कवरी की थी कि शराइन के अंदर सिर्फ रूह ही नहीं होती है बल्कि वो ब्लड भी मौजूद होता है। ठीक है, रूह यानी हवा नहीं होती हवा भी होती है, हवा के साथ साथ खून भी पाया जाता है, लेकिन रूह की अहमियत के एतबार से इन उरूक का नाम आर्टरी ही बाकी रखा गया। ठीक है, तो फिर यहाँ पर रूह की ज़्यादा अहमियत थी खून के मुकाबले में, इनका मानना था, तो इन उरूक का नाम जो है वो आर्टरी बाकी रहा, जिसका लफ्ज़ी तर्जुमा उरूक के हामिल रूह, और फिर अंग्रेज़ी ने भी यही नाम बाकी रखा। तो बाद में इसका जो लफ्ज़ी तर्जुमा है उरूक के हामिले रूह, वो उरूक जिसमें रूह रहती है। ठीक है, तो इसका लफ्ज़ी तर्जुमा यही है आर्टरी का, और फिर इंग्लिश में भी इसी आर्टरी को आर्टरी ही कहा गया। एक्चुअली ये जो टर्म थी वो यूनानी ग्रीक टर्म है आर्टरी। तो अब ये ख़त्म हो गया है। जो थोड़ा सा पार्ट रह गया है तो हो सकता है मैं उसको कल आपको पढ़ा दूं अगर टाइम मिला तो। और इसमें बस इम्पोर्टेंट यही रह गया है कि रूह की किस्में, तो रूह की किस्में आप पढ़ लीजिएगा, ये बहुत पूछे जाता है सवाल, रूह की किस्में, और रूह के अफ़आल भी पूछे जाते हैं क्वेश्चंस में। ठीक है, अरवा की किस्में बता दें। चलिए ठीक है, ये बता देते हैं। ठीक है, तो पहले ये बताते हैं, थोड़ा सा यहाँ से पार्ट लेते हैं। रूह की किस्में बाएतबार महल वक़ू बाएतबार अफ़ाल 3 होती हैं। ठीक है, रूह की किस्में 3 होती हैं, 3 याद करनी है। बाएतबार वक़ू
और बाएतबार अफ़ाल के लिहाज से भी, और जिस जगह पर वो रहती है, जो उसका मेन मरकज़ है, ठीक है, रूह का। वैसे तो पूरे बॉडी ही मरकज़ है, लेकिन ज़्यादा कहाँ रहेगी उसके हिसाब से, उस एतबार से जो है रूह को 3 अक़साम में तकसीम किया गया है। पहला क्या है? रूह नफ़सानी, दूसरा है रूह हैवानी, और तीसरा है रूह तबई। ठीक है, रूह नफ़सानी, रूह हैवानी और रूह तबई। रूह नफ़सानी क्या है? ये आज़ाए नफ़सानिया में पाई जाती है। आज़ाए नफ़सानिया वो आज़ा होते हैं जो नर्वस सिस्टम, ठीक है, नर्वस सिस्टम से रिलेटेड जो होंगे, आज़ाए नफ़सानिया में जो पाई जाएगी, यानी कि ब्रेन और पूरा CNS ले सकते हैं, ठीक है। तो आज़ाए नफ़सानिया में जो रूह पाई जाएगी उसको रूह नफ़सानी कहते हैं। इसका जो मेन मरकज़ होता है वो दिमाग होता है, ये याद रखना है, हाईलाइट करते चलते हैं, जल्दी जल्दी याद हो जाएगा। तो रूह नफ़सानी ये कहाँ रहेगी? आज़ाए नफ़सानिया में पाई जाएगी, और इसका मरकज़ दिमाग होगा, और ये नफ़सानी तहरीकात व अफ़आल के मुआविन होती है। ठीक है, तो ये वाली जो रूह होगी, रूह नफ़सानी, जो आज़ाए नफ़सानिया में पाई जा रही है, तो दिमाग के अंदर पाई जा रही है। तो जितने भी हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, जो भी फंक्शन कर रहे हैं, तो वो इसी रूह की वजह से हो रहे हैं, जो रूह नफ़सानी है। ठीक है, फिर दूसरा है रूह हैवानी। रूह हैवानी कहाँ पाई जाएगी? आज़ाए हैवानिया। आज़ाए हैवानिया जो कल्ब है वो होता है आज़ाए हैवानिया में पाई जाती है, और इसका मरकज़ जो है वो कल्ब है, जो इसका सेंटर है वो कल्ब है, हार्ट है। ये अफ़ाल हैवानिया के लिए मुआविन होते हैं, और जो हैवानिया यानी कि जो हार्ट जो फंक्शन करता है, उसके सारे जो अफ़ाल होंगे वो रूह हैवानिया के ज़रिए मुआविन होंगे। ठीक, और फिर इसके बाद थर्ड रूह तबई। रूह तबई आज़ाए तबैया में पाई जाती है, आज़ाए तबैया में पाई जाती है, और इसका मरकज़ जो होगा वो आज़ाए तबैया मेनली जो कहते हैं वो डाइजेस्टिव सिस्टम वाले जो आज़ा होंगे, और मेन जो ऑर्गन होता है वो ठीक है, मरकज़ कबिज़ जिगर होता है, और इसके अफ़ाल तबैया के लिए मुआविन होते हैं। तो ये आप याद कर लीजिएगा, इसे मैंने ये सही पढ़ा नहीं था, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़, दुआओं में याद रखिएगा।